हम सभी ने आज तक काफी सारी हॉलीवुड मूवीज और टीवी सीरीज में कई सारे एक्टर्स को अकेले ही 10-15 लोगों पर भारी पड़ते हुए देखा है। चाहे हमें वो मूव्स आते हो या नहीं, पर उनके फाइटिंग स्टाइल और मूव्स को हकीकत में हम सभी ने एक ना एक बार इस्तेमाल करने की कोशिश तो की है। चाहे वो स्कूल में अपने दोस्तों के सामने हवाबाजी करने के लिए हो, या अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हो, या फिर महिलाएं इसे अपनी सुरक्षा करने के लिए इस आर्ट को सीखती हैं। पर इस बात में कोई शक नहीं है कि हमने किसी न किसी तरीके से इसको सीखने की कोशिश तो करी है। अक्सर इन सभी फाइटिंग स्टाइल और टेक्निक्स को सिर्फ मार्शल आर्ट का टैग लगाकर छोड़ दिया जाता है। शायद आपको इस बात का पता ना हो, पर मार्शल आर्ट्स इस कला का एक ब्रॉडर वर्जन है। मार्शल आर्ट्स के अंदर कई सारे स्टाइल्स हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। इसके अलावा ऐसे और भी कई सारे फाइटिंग स्टाइल्स हैं जिसे आप मार्शल आर्ट से कंफ्यूज करते आए हैं। हर स्टाइल की अपनी बारीकियां और अपने ओपोनेंट को हराने की तकनीक अलग होती है। और हाँ, एक बात तो हम आपको बताना भूल ही गए, मार्शल आर्ट्स इस दुनिया की सबसे बड़ी फाइटिंग आर्ट नहीं है। अगर आपको जानना है कि मार्शल आर्ट से भी ऊपर कौन सी आर्ट है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए आज ही जान लेते हैं कि इन सभी में से सबसे खतरनाक कौन सा है जो आपको किसी भी हालत में जीत दिला सकता है। कराटे। हम सभी ने आज तक कराटे नेटफ्लिक्स की कराटे किड सीरीज या विल स्मिथ के बेटे जैडन स्मिथ की मूवी में देखा होगा। अगर इनमें ना भी देखा हो तो जैकी चैन को कैसे भूल सकते हैं। हम भारतीयों में कराटे पॉपुलर होने का मुख्य कारण यही है। हमारे देश में मार्शल आर्ट के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है तो वो है कराटे। शोटोगन कराटे के फाउंडर गिचिन फुनाकोशी को आमतौर पर जापान के मेन आइलैंड पर कराटे को शुरू करने और उसे पॉपुलर बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है खाली हाथ। हकीकत में कराटे है एक ऐसा मार्शल आर्ट जिसमें किसी भी तरह का वेपन या हथियार यूज नहीं किया जाता, पर उसके बावजूद भी सामने वाले को जमीन की धूल चटाई जा सकती है। कराटे में हाथ और पैर को ही तलवार और चाकू की तरह यूज किया जाता है। इसे सबसे इफेक्टिव सेल्फ डिफेंस भी माना गया है। कुंग फू। इस बात को कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज के जमाने में मार्शल आर्ट की सबसे मशहूर शब्द कोई है तो वो है कुंग फू। ये एक चाइनीज मार्शल आर्ट है जिसका आसान शब्दों में मतलब होता है अपने से बड़े या ज्यादा ताकतवर पर जीत हासिल करना। इस कला को भारत में बोधि धर्म ने जापान की जमीन पर बनाया था। आज से कई सालों तक यह युद्ध कला चीनी बौद्ध मठों में सिखाई जाती रही और शाओलिन टेम्पल इस कला का प्राइमरी हब रहा है। आज ये पूरी दुनिया में फेमस है। हम सभी के बीच कुंग फू का ट्रेंड 1970 में ब्रूस ली की मार्शल आर्ट बेस्ड मूवीज देखकर शुरू हुआ था। एक एशियन एक्टर को ऐसे लड़ते हुए देखकर सभी कम्युनिटी कुंग फू से आसानी से रिलेट कर पा रही थी। अगर शायद कोई और इंसान इस मूवी में इस कला को करते हुए दिखाई देता तो अमेरिकन कम्युनिटी के दिलों में अपनी जगह बनाने में इसे ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। पर उसके अलावा जितने भी देश हैं वहाँ पर कुंग फू को शायद ही कोई समझ पाता। मुआय थाई किक बॉक्सिंग। मुआय थाई थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल है और ये दुनिया के सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट्स में भी शामिल है। इसे 8 अंगों का मार्शल आर्ट भी कहते हैं जिसमें एल्बो, फिस्ट, नी और पैरों की शिन्स शामिल हैं। ये एक रफ एंड टफ मार्शल आर्ट माना जाता है और थाईलैंड में पुराने जमाने में राजा के जितने भी बॉडीगार्ड्स होते थे उन्हें ये मार्शल आर्ट सिखाया जाता था और इसे दुनिया की सबसे डेंजरस और जल्दी सीखे जाने वाली मार्शल आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शरीर के सबसे मजबूत बॉडी पार्ट सबसे नाजुक पार्ट्स पर अटैक करते हैं। इसका यूज इस बात से भी जाहिर होता है कि ज्यादातर मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी जिन्हें एक से ज्यादा मार्शल आर्ट्स आता हो कि लड़ाई के दौरान मुआय थाई टेक्निक्स का इस्तेमाल ही करते हैं। अब इसके इतिहास के बारे में बात करें तो 16वीं सेंचुरी में राजा नरसिंहन के सिपाही इसे पीस टाइम मार्शल आर्ट की तरह सीखते थे। जैसे जैसे समय बढ़ा इसे एक अरेना में खेला जाने लगा जिसमें 2 लोग एक दूसरे के सामने उतरते थे और आम जनता सीट्स पर बैठकर इस लड़ाई का मजा उठाती थी। उस समय ये आम जनता के एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका था। क्रैव मागा। क्रैव मागा दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे इफेक्टिव सेल्फ डिफेंस टेक्निक में से एक है और इसके जन्मदाता इमी लिचनफेल्ड थे। इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर, बॉक्सर और जिमनास्ट में गिना जाता है। इमी लिचनफेल्ड ने क्रैव मागा को बनाया, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। साल 1930 के आसपास चेकोस्लोवाकिया देश में बहुत सारे यहूदी विरोधी ग्रुप थे जिनसे वहाँ का यहूदी समाज बुरी तरह से आतंकित था और उन्हीं यहूदियों में से एक थे इमी लिचनफेल्ड। इन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को किसी तरह के खतरों से सुरक्षित रखने के लिए एक यहूदियों का ग्रुप बनाया। यहूदी समुदाय को बचाने के लिए ये लोग वहाँ की गलियों पर पहरा देने लगे और यहीं से जन्म हुआ क्रैव मागा का, जो बना ही गलियों सड़कों की लड़ाई के लिए था और जिसकी वजह से यहूदी अपने विरोधियों से हमेशा एक कदम आगे रहे हैं। बस, ट्रेन, गली, सड़क, पार्क या किसी भी अनएक्सपेक्टेड जगह हो और आपको वहाँ एकदम से लड़ाई के लिए उतरना पड़े, क्रैव मागा ऐसी सिचुएशन के लिए बनाया गया था जो जीत आपके कदमों में लाकर रखता है। अपने आसपास हर चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सिखाया जाता है जिसमें एक ही समय में रक्षा और हमला दोनों शामिल होते हैं। क्रैव मागा इजराइल का राष्ट्रीय मार्शल आर्ट है और इतना ही नहीं, यहाँ की मिलिट्री और पुलिस इसको इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटती। अगर आप एक चोर हैं तो इस कला का तोड़ पहले निकालें और उसके बाद चोरी करने का सोचें। कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट्स की जन्मदाता। कलारीपयट्टू, जिसे कलारी भी बोला जाता है, भारत की सबसे पुरानी फाइटिंग स्टाइल है और हैरानी की बात यह है कि ये आज भी जिंदा है। पूरी दुनिया में इन 10 जानी मानी मार्शल आर्ट्स में कलारी का नाम इसलिए दर्ज है क्योंकि मार्शल आर्ट्स को कलारी ने ही जन्म दिया। कलारी का अर्थ होता है युद्ध का मैदान और इसीलिए इस मार्शल आर्ट के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी सिचुएशन में मजाक नहीं है। इसे एक मामूली खेल ना समझें और सिर्फ सेल्फ डिफेंस करने की एक टेक्निक है। ये एक सीरियस कला है जो सिर्फ एक लड़ाई में सिर्फ जीत के लिए बनी है।
इस आर्ट का जन्म भारत के केरला राज्य में हुआ था। भारत में इसका इतिहास लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है। ये कला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, इस बात को तो आप वीडियो की शुरुआत में ही समझ गए होंगे। आखिर मार्शल आर्ट की जन्मदाता आखिर भारत की सीमा तक कैसे ही रोकी जा सकती है? भारत के पड़ोसी देश चीन और जापान में ये कला काफी मशहूर है। बोधि धर्म केरला में पले बड़े एक मॉन्क इस कला को चीन और जापान में लेकर गए। इन्हें इन दोनों देशों में दामो नाम से जाना जाता है। इसी कलारी मास्टर ने ही चीन जाकर कुंफू को जन्म दिया, जिसके बारे में आप पहले ही बहुत कुछ सुन चुके हैं। निंजुत्सु मार्शल आर्ट सीखने वाले को निंजा कहते हैं और कई फिल्म में आपने इनको देखा भी होगा। कुछ समय पहले तक यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी मार्शल आर्ट्स में से एक थी। निंजा मार्शल आर्ट को जापानी इतिहास में हत्यारे और गुरिल्ला योद्धा सीखते थे और यही इसकी सबसे बड़ी काबिलियत भी है। ऐसा कहा जाता है कि घने जंगली और सुनसान जगहों पर निंजुत्सु ट्रेनिंग कुख्यात हत्यारों और गुरिल्ला योद्धाओं को दी जाती थी, जो अंधेरे में छुपकर अचानक हमला करके दुश्मनों का काम तमाम कर देते थे। वास्तव में अन्य मार्शल आर्ट के विपरीत निंजुत्सु में हाथ पैरों के अलावा छुपे हुए हथियारों जैसे तलवार, छोटे चाकू, फेंकने वाले हथियार और कुछ तरह के केमिकल का प्रयोग भी सिखाया जाता है। ताइक्वांडो, यह कला कोरिया से निकली और करीब 5000 साल पुरानी मानी जाती है। ताइक्वांडो का अर्थ है किक और पंच। टाई का मतलब पैर और क्वान का अर्थ मुट्ठी। यह दुनिया का पहला ऐसा मार्शल आर्ट है जिसे ओलंपिक में जगह मिली हुई है। ताइक्वांडो के बारे में कह सकते हैं कि कोरिया और ये कला साथ साथ ही आगे बढ़े हैं। ताइक्वांडो को इसकी तेज और टर्निंग हाई किक की वजह से दुनिया की सबसे घातक मार्शल आर्ट में से माना जाता है और इस कला में ज्यादातर एम्फेसिस पंचेस और किक्स पर रहता है। ऐसे मूव्स को आसानी से परफॉर्म करने के लिए एक इंसान अपना सेंस नैरो रखता है। ये कला सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स पर बेस्ड नहीं है, इसकी थ्योरी में साइंस भी जुड़ी हुई है। इसको अगर आसान भाषा में समझें तो इस थ्योरी का ये कहना है कि साइज यानी ऊंचाई से ज्यादा स्पीड जरूरी है पावर जनरेट करने के लिए। इसके अलावा जितने भी लोग ताइक्वांडो का इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर एक फाइट के दौरान अपने मसल्स रिलैक्स रखते हैं ताकि वो अपनी टेक्निक की पावर को बढ़ा सकें। जुजुत्सु, जी हाँ, जुजुत्सु सिर्फ एक एनीम नहीं है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स में से भी एक है। जुजुत्सु जापान की एक प्राचीन वॉर आर्ट है। इस कला को इस हिसाब से बनाया गया था कि जब भी एक वॉरियर लड़ाई के बीच अपना हथियार खो देता है तो अपनी सुरक्षा के लिए वो जुजुत्सु का इस्तेमाल कर सके। इसी वजह से सैमुराई लड़ाई में अपने हथियार खो देने के बाद इसी का इस्तेमाल करते थे। बाकी कलाओं के मुकाबले जुजुत्सु में अपने अपोनेंट को पकड़ना, दूर फेंकना, पैरालाइज करना और उसे काबू करना है। जुजुत्सु एक बड़ा मार्शल आर्ट्स इसलिए भी है क्योंकि इसमें अपने अपोनेंट के गुस्से और उसके एग्रेशन का उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ता है। विंग चुन को सबसे पहले एक बुद्धिस्ट नन एनजी मुई ने इन्वेंट किया था। इस मार्शल आर्ट के सभी डिफेंसिव और अटैकिंग स्टाइल एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट मोड से इंस्पायर्ड हैं। और अगर आपको याद हो तो यही कहानी इप मैन ने ब्रूस ली को भी सुनाई थी। आज के समय में विंग चुन की फाइटिंग स्टाइल दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है और विंग चुन की खासियत ये भी है कि ये एक ही समय में अटैक और डिफेंस दोनों सिखाती है। अगर एक ही टाइम पर आप अटैक और डिफेंस एक साथ करेंगे तो आपके अपोनेंट को एक भी ओपनिंग मिल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा।